विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत जैसे देश जो पारंपरिक चिकित्सा में विश्व गुरु कभी रहे हैं, हमेशा से प्रयास रहा है कि आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग आदि के माध्यम से लोगों का उपचार हो, छोटी मोटी बीमारियां खासकर इन उपचारों से सही हो जाएं, ताकि लोगों का खर्च भी कम पड़े और स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं दवाओं के वो न हो। क्योंकि जो पारंपरिक चिकित्सा है वो नुकसान नहीं पहुंचाती है, ऐसा माना जाता है ज़्यादातर मामलों में। कुछ मामलों में हो सकता है कुछ गड़बड़ी होती हो, लेकिन ज़्यादातर मामलों में नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और भविष्य को देखते हुए, भविष्य में जिस तरीके से लोग बीमार हो गए हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, दवाओं के माध्यम से प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ रही है, ये सारी चीज़ें देखते हुए भी प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में जो बुनियादी काम नहीं हो पाए हैं उनको जारी रखने के लिए, पारंपरिक चिकित्सा संबंधी जो चिकित्सक हैं उनको महत्व देने के लिए और इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, ताकि लोग आकर्षित हों। कोई आयुर्वेद में क्यों जाना चाहेगा, योग में क्यों जाना चाहेगा? तो एक आर्थिक प्रणाली के रूप में भी इसको आगे बढ़ाया जाए। और जिसकी ये प्रणाली है, मान लीजिए आप कोई खोज करते हो, तो आपकी उस खोज को कैसे संरक्षित किया जा सके और उसका फायदा आपको मिले, ये सुनिश्चित किया जा सके। इससे क्या होगा, आपके पड़ोसी कोई खोज कर रहे हैं जड़ी बूटी की, तो आप कहोगे मुझे भी बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे मालूम मालूम है। जैसे रेबीज की चिकित्सा के बारे में बात करें, अभी तक की सबसे ज़्यादा दुर्लभ चिकित्सा, मतलब कोई है ही नहीं, विरले ही शायद बचते हों जिनको रेबीज हो जाता हो। ठीक है, नगण्य ऐसे मामले मिलते हैं कि रेबीज होने के बाद, अभी एक बच्चा उसकी डेथ हो गई, शावेज नाम था, ये काफ़ी चर्चा में है। तो ऐसा अभी देखिए हाल ही में एक न्यूज़ चैनल पे चल रहा था कि जापान में एक गांव है, वहाँ पर रेबीज की चिकित्सा बाकायदा उसमें दिखाया, कई उसके आंकड़े हैं। तो इस तरह की पद्धतियों को मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस तरह की पद्धतियों को पूरे विश्व में पहचानना और पूरे विश्व में उसका आदान प्रदान, और जिसकी वो चिकित्सा पद्धति है, जिस जगह की है, उसको उसका लाभ देना। तो इन सब उद्देश्यों के साथ WHO एक रणनीति पे काम कर रहा है पारंपरिक चिकित्सा की। तो गुजरात घोषणा पत्र किससे संबंधित है, ये प्रश्न आ सकता है। ये भूमिका मैंने इसलिए बताई क्योंकि आप लोग भी पारंपरिक, आप लोगों के काम की चीज़ है कि भविष्य में या फिर घर बैठे या फिर कोई जॉब में भी हैं आप, तो आप कर सकते हैं, नेचुरोपैथी पे काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के लिए आपको डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है, तो किसी की हेल्प कर सकते हैं आप, कहने का मतलब ये है। तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित 2 दिवसीय WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023, जो कि पहला सम्मेलन था पारंपरिक चिकित्सा पर WHO के द्वारा, वैश्विक शिखर सम्मेलन था ये, गांधीनगर गुजरात में भारत की मेजबानी में आयोजित हुआ। इसके परिणाम के रूप में गुजरात घोषणा पत्र को जारी किया गया। इसमें कई सारे उद्देश्य, कई लक्ष्य घोषित किए गए हैं। तो गुजरात घोषणा पत्र किससे संबंधित है, ये प्रश्न आ सकता है, तो आप लोग यह याद रखिएगा। आपको बता दें कि भारत ने मेजबानी की, इसका एक कारण भी है कि भारत में ही WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र भी 2022 में खोला गया। कहाँ पर खोला गया, ये प्रश्न PCS में आ चुका है। जामनगर गुजरात में खोला गया है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र। अब यहाँ से एक प्रश्न और मैं पूछूंगा आपसे, बहुत बेसिक प्रश्न है, और ये प्रश्न अगर गलत हो जाते हैं, इस तरह के प्रश्न कभी कभी आयोग पूछ लेता है, हम टफ की तरफ जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बेसिक पे आ जाता है। जैसे बहुत सारे टेस्ट में, खासकर पिछले वर्ष एक पेट का टेस्ट मैं ऑर्गेनाइज करवाया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने गलतियाँ की थी OMR में। गांधीनगर और अहमदाबाद में लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो अभी मैं आप लोगों से ये प्रश्न कर रहा हूँ, खासकर PCS के एस्पिरेंट्स ने गलती की थी जो कि उम्मीद नहीं की जा रही थी। तो आपसे प्रश्न यह है कि गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है या अहमदाबाद है? आप लोग बिना देखे, गूगल सर्च किए, कहीं भी देखे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि आप लोग भी क्या कंफ्यूज रहते हो। अगर कंफ्यूजन है तो आप जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियां एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि अक्सर असम की राजधानी लोग गुवाहाटी समझते हैं। तो इस तरह की गलतियां हैं, मतलब वास्तविकता में है और गलत करके आप चले आते हो, इसलिए
आप लोग इसको ध्यान दो, ठीक है। छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को भी आगे लेकर चलिए। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो टफ हैं, उनकी तरफ तो आपको देखना ही है, लेकिन जो एकदम बेसिक हैं उनको आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि 5-10 प्रश्न बेसिक टाइप के आते हैं, बहुत सरल, जो गलत होने ही नहीं चाहिए, लेकिन वो भी गलत करके चले आए तो फिर पैर पे कुल्हाड़ी देकर चले आए अपने। ठीक। नई दिल्ली, नई दिल्ली में देखिए 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। इसके ठीक पहले वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पर सम्मेलन आयोजित हुआ है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, बस इतना याद रखिएगा। एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोग्राफी मिशन और स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ये दोनों संयुक्त रूप से भेजे गए नए चंद्र मिशन हैं। किसके? जापान के। 7 सितंबर 2023 को, ये दोनों याद रखिएगा, एक्सरिज्म और स्लिम, दोनों ही सम्मिलित रूप से संयुक्त चंद्र मिशन है। किसके? जापान के। एक्सरिज्म जहां एक टेलीस्कोप है जो दूर से जानकारी लेगा विकास की, ब्रह्मांडीय विकास की, वहीं स्लिम जो है ये पहली बार जापान का ये मिशन है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो जापान चौथा देश हो जाएगा, सॉरी 5वां देश हो जाएगा, रूस, अमेरिका, चीन और भारत के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। तो 7 सितंबर 2023 को जापान का तीसरा चंद्रमा मिशन लॉन्च हुआ। इसके पहले चंद्रमा के जापान के 2 चंद्र मिशन सफल हो चुके हैं। 1993 में हितेन और 2007 में कागुया। लेकिन ये जो है आर्बिटर मिशन थे, ये लैंडर मिशन नहीं थे। पहली बार जापान का ये लैंडर मिशन जा रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। किससे भेजा गया है? तो मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के H2A लॉन्च व्हीकल नंबर 47 से इसको भेजा गया है। मून स्नाइपर मिशन, आपको बताएं इसका जो नाम है, आधिकारिक नाम मून स्नाइपर मिशन है। $100 मिलियन का खर्च जापान ने इस पे किया है। जापान का जो सबसे बड़ा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र, वहां से इसको भेजा गया है। जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा के द्वारा इसको भेजा गया है। इसमें यूरोपीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है ESA, उसका भी योगदान है, उसके बनाए हुए हार्डवेयर्स का प्रयोग इसमें किया गया है। तो चंद्रमा पर अभी तक लैंड करने वाले जो देश हैं, क्रम से सबसे पहले सोवियत रूस ने किया, फिर USA ने, फिर चीन और फिर भारत ने। अभी अगर जापान कर लेता है तो 5वां देश हो जाएगा चंद्रमा पे लैंडर, सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। वहीं चंद्रमा पर सफल मिशन भेजने वाले जो देश हैं उनका क्रम, सबसे पहले रूस ने भेजा था, फिर USA ने, फिर जापान ने, उसके बाद यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भेजा, फिर चीन ने और छठा देश भारत हुआ था मिशन सफल भेजने वाला। लैंड करने में और मिशन दोनों में अंतर होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत 3 मिशन भेज चुका है अब तक। पहला जो है वो सफल रहा था, चंद्रयान 1, लेकिन वो लैंडर नहीं था, वो ऑर्बिटर मिशन था। दूसरा जो था वो चंद्रयान 2 था, ऑर्बिटर लैंडर दोनों था। तो ऑर्बिटर वो सफल रहा था, लैंडर विफल रहा था, इसलिए उसको आंशिक रूप से सफल कहा जाता है। तीसरा जो है चंद्रयान 3, अभी दक्षिणी ध्रुव पर उसने लैंड किया है और भारत दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराने वाला पहला देश बन गया है विश्व का। वहीं चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। जापान अगर सॉफ्ट लैंडिंग कराता है तो 5वां देश हो जाएगा, ठीक है। 19वें एशियाई खेल ये हांगझू चीन में आयोजित होंगे 2022 में। कोविड के कारणों से इसको स्थगित कर दिया गया था। ये 2023 में आयोजित होगा। कहाँ? चीन में। त्रिशूल ये भारतीय वायुसेना का वार्षिक अभ्यास है। लेह से लेकर राजस्थान तक वेस्ट कमांड जो है, पश्चिमी कमांड, यहाँ पर वायुसेना के जो इकाइयां हैं उनको सक्रिय किया जाएगा और यहाँ पर ये अभ्यास आयोजित होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।